हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं अधपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने देखा किस तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्य करता है, साथ ही बेसिक पार्ट्स के नाम क्या हैं और रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है। आज एक हम ब्रीफ रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल जिस तरीके से हमने देखा था कि ये जो भी आपको यहाँ पर पार्ट्स दिख रहे हैं, ये बेसिक पार्ट्स हैं किसके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो आइए आज फिर देखते हैं किस तरीके से एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में एंड रेस्पिरेशन अंदर किस तरीके से होता है। एयर नोज से एंटर करने के बाद सबसे पहले फेरिंग्स में पहुंची, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया से होते हुए अगेन ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से पहुंचा ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से एल्वियोली एंड अगेन होता हुआ आपको उसी रास्ते से कहां से, नोज से एक्सेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो बेसिकली नोज में जो नोस्ट्रिल होता है, नोस्ट्रिल का जो ये वाला पार्ट है उसको हम नेसल कैविटी कहते हैं। नेसल कैविटी से एयर होती हुए सबसे पहले कहां पहुंची, फेरिंग्स में पहुंची। फेरिंग्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये एक कॉमन एरिया है किसका, ये एक कॉमन एरिया है किसका, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ही कॉमन एरिया कहलाता है। क्लियर? तो फेरिंग्स जो है एक कॉमन एरिया है, जो नाक से जब हवा आती है, माउथ से खाना आता है, तो यहाँ पर एक ये कॉमन एरिया कहलाता है, दैट इज फेरिंग्स। एंड यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस, जो कि क्या करता है, एक लीफ की जैसी संरचना होती है, जो जब यहां से हवा आएगी तो हवा को अंदर जाने देगा और जब भोजन आएगा तो भोजन को जाने देगा, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं जाने देगा। एक बार एक चीज जाएगी, दूसरी बार दूसरी चीज जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, नोज से आई हवा एंटर करी, फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स में पहुंची। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है वोकल कॉर्ड। क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। लैरिंग्स से होते हुए हवा जो है कहाँ पहुंची माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रैकिया, विंड पाइप या की ट्रैकिया में पहुंची। विंड पाइप या ट्रैकिया क्यों कहते हैं, जिस तरीके से खाना जो है आहार नलिका से होकर जा रहा था और उसको हम कह रहे थे इसोफेगस, ठीक उसी तरह से विंड पाइप का भी टेक्निकल नाम क्या है, ट्रैकिया है। क्लियर? चलिए, तो ये तो याद हुआ कि ट्रैकिया से होती हुई हवा अब कहां पहुंचेगी। अब भाई ट्रैकिया से जैसे ही नीचे पहुंची तो यहां पर दोनों लंग्स आ गए। जैसे ही दोनों लंग्स आ गए माय डियर स्टूडेंट्स, अब दोनों लंग्स में क्या होगा कि भाई ये वाला कौन सा है आपका, ये है लेफ्ट लंग, ध्यान दीजिएगा, ये है लेफ्ट लंग और इधर वाला है राइट लंग। क्लियर? ये वाला है राइट लंग। अब जैसे ही ट्रैकिया आई और यहाँ पर है दोनों लंग्स, तो दोनों लंग्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और जो यहाँ पर डिवीजन होगा तो कुछ ये मोटे मोटे, यहाँ से दोनों पार्ट डिवाइड होने के बाद अगेन कुछ मोटे मोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो पहली बार जो डिवाइड हुई ट्रैकिया वो क्या कहला, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अगेन बहुत छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो रहा है कुछ इस तरीके से, जो कि कहलाएगा क्या, ब्रोंक्यूल कहलाएगा। एंड ब्रोंक्यूल माय डियर स्टूडेंट्स अगेन किस चीज से जुड़ा होता है, बहुत छोटी छोटी अंगूर के समान संरचना से जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं? एल्वियोली। अब ये एल्वियोली एक्चुअल में कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके से अंगूर जैसे संरचना होता है। तो हवा कहाँ पहुंच गई, एल्वियोली तक पहुंच गई। एल्वियोली से कहाँ जाएगी, ब्लड में पहुंच जाएगी। बेसिकली लंग क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन का काम, यानी कि फेफड़े तक हवा पहुंची, जिसमें से कि ऑक्सीजन को एल्वियोली, एल्वियोली कहाँ है, लंग के अंदर ही तो है, फेफड़े के अंदर ही तो है। तो बेसिकली जो लंग है, फेफड़ा है, एक्सचेंज कर रहा है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन दे देता है ब्लड को, ब्लड से ले लेता है CO2 एंड CO2 अगेन क्या कर देता है, एक्सहेल कर देता है, नोज से बाहर निकल जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, बेसिक फंक्शन यही है। अब थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन देखते हैं कि बाकी पार्ट्स में और क्या क्या डिस्कशन है। चलिए, तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, किस तरीके से एयर एंटर करी, फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोली तक पहुंची, किस तरीके
तरीके से एल्वियोली में पहुंचने के बाद ब्लड में, एल्वियोली में जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड को दे दिया एंड ब्लड ने क्या किया, CO2 अगेन एल्वियोली को दिया एंड लंग्स से होते हुए देन अगेन जो CO2 है बाहर निकल गई। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, तो ये था बेसिक जो हमने कल देखा था। आइए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या क्या है भाई, है कि नहीं? भाई डिफरेंस तो है, कल मैम ने बताया था कि ब्रीदिंग का मतलब नॉर्मल होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन ही एक्चुअल टेक्निकल वर्ड है कि नहीं? तो ब्रीदिंग जो है कल हमने देखा माय डियर स्टूडेंट्स की ब्रीदिंग जो है बेसिकली जो है ब्रीदिंग जो है एक बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज है कहना चाहिए रेस्पिरेशन की, जिसके अंदर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। बेसिकली यदि मैं कहूं तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, हमने ब्रीद इन किया एंड देन ब्रीद आउट कर दिया। क्लियर? जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस कैसे है? जैसे कि कल हमने देखा C6H12O6 यानी बेसिकली ग्लूकोज क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा है ग्लूकोज का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ब्रेक डाउन होकर के क्या दिया, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। जैसे ही केमिकली ब्रेक हुए तो क्या बनी, एनर्जी बनी, और भाई केमिकल रिएक्शन ही तो हुआ क्योंकि आपका ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। और चूंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है इसलिए ये क्या है, इसलिए ये है एक केमिकल प्रोसेस। चलिए, तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। ब्रीदिंग का काम बस इनहेल एंड एक्सेल है, जबकि काम तो अंदर रेस्पिरेशन का इधर हो रहा है जहां पर ऑक्सीकरण होकर के ब्लड में जा रही है ऑक्सीजन एंड ब्लड से CO2 जा रहा है बाहर। तो बेसिक जो काम हो रहा है, जो एनर्जी बन रही है वो कहां बन रही है, रेस्पिरेशन में बन रही है। तो अंदर रेस्पिरेशन में हो रही, जबकि ब्रीद इन ब्रीद आउट में काहे की एनर्जी, तो हम क्या कहेंगे, ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। नेक्स्ट आता है एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, यानी ब्रीदिंग में जो है ब्रीदिंग प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि भाई रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, नो डाउट एंजाइम्स तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। अगला आता है जो मोड्स ऑफ ब्रीदिंग है डिफर्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, कई तरीके के जीव जंतु होते हैं, सभी में ब्रीदिंग के जो पार्ट्स हैं वो अलग होते हैं। मछलियों में ब्रीदिंग कैसी होती है, गिल्स के द्वारा होती है, मनुष्य में कैसी होती है, नोज के द्वारा होती है। क्लियर? तो बेसिकली जो है ब्रीदिंग का जो पार्ट है, यानी सांस लेना और छोड़ने वाला जो पार्ट है वो सभी जीवों में अलग अलग होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होगा। लेकिन जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो हर जगह सेम ही होगी ना। क्या? फूड का ब्रेकडाउन होना, ऑक्सीकरण होना और एनर्जी का मिलना, यही प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन, और जो कि हर एक जीवों में सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। चलिए, तो ये चीज क्लियर हुई कि बेसिकली हमें समझ आया कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। आइए देखते हैं अगला। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तो हमने देखा कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। अब क्या आपको पता है ब्रीदिंग के भी टाइप्स होते हैं? जी हाँ, ब्रीदिंग भी बेसिकली दो तरीके की होती है। हमने इनहेल किया और एक्सहेल किया, यही दो प्रकार होते हैं किसके, ब्रीदिंग के। तो आइए समझते हैं कि बेसिकली जो ब्रीदिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली पहला टाइप कहें तो क्या है, इनहेल करना, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग क्या है, इनहेल करना, एक्सहेल करना, यही दो टाइप्स हैं किसके, ब्रीदिंग के माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि जब हम सांस को लेते हैं, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं इसको हम कहते हैं ब्रीद इन, एंड जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो जैसे हमने सांस को रिलीज किया वो कहलाता है ब्रीद आउट। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग है वो दो है, पहला है इनहेलेशन, दूसरा है एक्सहेलेशन। यानी कि ब्रीद इन करना, सांस को अंदर लेना एंड सांस को बाहर छोड़ देना, सिर्फ इतना ही है। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है अंदर वो होती है रेस्पिरेशन की माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, अब ये तो हमने देखा यार कि हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं। भाई हमारे वातावरण में बहुत सारी गैसेस हैं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है। तो पूरा जो 100% का रेशियो है उसमें से मैंने कल भी बताया था कि हम 78%, 78% क्या लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, 78% हम नाइट्रोजन लेते हैं, साथ ही 21% ऑक्सीजन लेते हैं और बाकी 0.03% हम CO2 लेते हैं।
जब हमने ब्रीद इन किया माय डियर स्टूडेंट्स, तो ब्रीद इन करने में आपको ये सारी गैसेस हैं, यानी नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है। लेकिन जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कौन कौन सी गैसेस रहती हैं? ब्रीद आउट करते समय नाइट्रोजन भी रहेगी, ऑक्सीजन भी रहेगी, CO2 भी रहेगी, लेकिन सबके रेशियो चेंज हो जाएंगे। कल भी कहा था, ध्यान से समझना, इतना तो हमको पता है कि नाइट्रोजन हम जितना लेते हैं 78%, जितनी हम इनहेल करते हैं उतनी ही एक्सेल भी करते हैं। ये बात गांठ बांध लो। क्लियर? क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ऑक्सीजन को हम 21% इनहेल करते हैं और एक्सहेल कितना करते हैं? 17%। कल भी बताया था, 17% हम एक्सहेल करते हैं, जिसमें कि 4% को हम क्या कर लेते हैं? रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं। चलिए, अब बात आई CO2 की। भाई CO2 को आपने लिया है 0.03%, क्या? लेकिन जब आप एक्सहेल करते हो तो ये हो जाती है लगभग 3 से 4%। आप बोलोगे मैम लिया इतना कम, बाहर कैसे आई? भाई कल रेस्पिरेशन में ये भी तो देखा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके क्या क्या बन रहा था? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बना था कि नहीं बना था? जब हमने कल देखा था तो क्या देखा था? C6H12O6 का हमने कर दिया ऑक्सीकरण, हो गया क्या? ब्रेकडाउन। तो क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट? CO2 प्लस H2O प्लस बन गई एनर्जी। बन गई कि नहीं बन गई? तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा CO2 बनता है जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं, इसलिए लेते समय इतना कम प्रतिशत होता है, जबकि छोड़ते समय प्रतिशत ज्यादा हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बाई प्रोडक्ट भाई क्या है यहाँ पर है बाई प्रोडक्ट CO2। तो समझ आया कि CO2 ज्यादा कैसे हो गया? चलिए, क्वेश्चन किसी से भी बन सकता है, कितने प्रतिशत इनहेल करते हैं, कितने प्रतिशत एक्सहेल करते हैं, ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर में सारी तरह की गैसेस हैं जिनको हम इनहेल करते हैं, जिसमें एक्सहेल करते समय हमने नाइट्रोजन को जितना लिया उतना ही छोड़ देते हैं, जबकि ऑक्सीजन में हम 4% रख लेते हैं और CO2 हम ज्यादा छोड़ते हैं। क्लियर? चलिए, ज्यादा क्यों छोड़ते हैं इसका रीजन आपके सामने है, बिल्कुल है ना, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हम CO2 को जो है बाई प्रोडक्ट निकलता है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन के थ्रू। चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि बेसिकली जो है रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं ये पूछता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, 2 तरीके का होता है। पहला होता है ऑक्सी श्वसन, पहला है ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन। क्या? अनॉक्सी श्वसन। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सी श्वसन भाई नाम से ही क्लियर है, नो डाउट यहाँ पर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगा, और आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला ऑक्सीकरण कहलाता है ऑक्सी श्वसन। जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर अब्सेंट होगा, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? अब्सेंट होगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है वो कहलाता है अनऑक्सी श्वसन, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? चलिए, तो ये बेसिक, एकदम बेसिक समझ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। क्वेश्चन पूछता है क्या एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है? तो आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ मैम प्रेजेंस में होता है। साथ ही साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है? तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। क्या? चलिए, अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ऑक्सी श्वसन एंड अनऑक्सी श्वसन जो होते हैं क्या होते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए, बेसिकली किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना, इतना तो हमने देखा, 100 बार देखा। C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्लियर?
which is in the form of ATP. तो होना ब्रेकडाउन किसका है? ग्लूकोज का, एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यानी कि कार्बन के हैं 6 परमाणु यहाँ पर, क्लियर? कार्बन के हैं 6 मॉलिक्यूल। चलिए, अब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यदि हो रहा है और यदि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, किसकी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो वो कहलाता है ऑक्सीश्वसन, या हम इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर? चलिए, तो ये चीज तो हो गई क्लियर, लेकिन क्या यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो ये कहलाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, है कि नहीं? चलिए, ये भी हुआ क्लियर। इतना तो अभी मैम ने बताया था कि भाई श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ध्यान से समझिएगा। चलिए, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, जब ग्लूकोज का पूरी प्रोसेस जो बताई थी मैंने, यदि याद हो आपको, कि जब कैसे ब्रेकडाउन कैसे होता है, जब आपने एयर इनहेल करी तो एयर फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल, देन एल्वियोली तक पहुंचती है। एल्वियोली से कहा जाता है, एल्वियोली से जो एयर है उसमें ऑक्सीजन को कौन ले लेता है? ब्लड ले लेता है। ब्लड लेकर के क्या करता है भाई? उसको ऑक्सीजन को लेकर जाता है धाए से, कहां पर? सेल में लेकर के जाता है। कहां लेकर जाता है माय डियर स्टूडेंट? सेल में लेकर के जाता है। सपोज करो यदि ये सेल है, सेल में लेकर के गया तो भाई एंटर करेगा, तो सपोज करो कहीं से एंटर किया तो एंटर करेगा पहले इस पार्ट में आएगा, और यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म। यानी कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, पहले कहां पर एंटर किया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद आएगा कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब साइटोप्लाज्म में एंटर किया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, तो 6 कार्बन थे, ब्रेकडाउन होकर के यहां पर हो गए 3 कार्बन। कितने? 3 कार्बन, क्लियर? 3 कार्बन, क्लियर? चलिए, 6 कार्बन से, यानी कार्बन के 6 परमाणुओं से यहां पर हो गए 3, ब्रेकडाउन हुआ, क्लियर? अभी और ब्रेकडाउन होना बाकी है। अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया, जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा माय डियर स्टूडेंट, अब यहां से पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां पे 6 थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे ब्रेकडाउन होकर के 1 कार्बन हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये आपने देखा, क्लियर? जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा तो ब्रेकडाउन हो गया 3 कार्बन से 1 कार्बन में CO2 प्लस H2O प्लस बन गई एनर्जी, और एनर्जी बहुत ही ज्यादा बनती है क्योंकि है ये एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम डिफरेंस में भी देखने वाले हैं कि ज्यादा एनर्जी किसमें बनती है, तो वो है ऑक्सीश्वसन में। कितनी? लगभग 38 ATP ऊर्जा रिलीज होती है, 38 ATP। तो बेसिकली हमने देखा ग्लूकोज जैसे ही साइटोप्लाज्म में पहुंचा तो ब्रेकडाउन हुआ 3 कार्बन में, 6 से कितने? 3 में हो गया। चलो, अब 3 से 1 कार्बन में कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? भाई सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं, अनएरोबिक में क्या होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम और क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड बाई प्रोडक्ट बनता है एथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी। तो यहां पर ज्यादा कार्बन ब्रेक नहीं हो पाए क्योंकि एथेनॉल बना, एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH बना प्लस CO2 बना प्लस आपकी एनर्जी बनी, और चूंकि पूरे कार्बन यहाँ पर ब्रेक नहीं हुए तो नो डाउट थोड़ी सी एनर्जी कम रिलीज होगी, इवन काफी कम रिलीज होती है, लगभग 2 ATP के बराबर। बहुत बढ़िया ये जो डायग्राम है इससे एक्सप्लेन हो सकता है, और आप यदि समझना चाहें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में।
बीच वाला आपको दिख रहा है मसल्स में रेस्पिरेशन। कई बार क्या होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है और आपकी बॉडी को बहुत फास्ट यानी बहुत तेजी से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या उतनी तेजी से रेस्पिरेशन हो पा रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो पा रही? यदि नहीं हो पा रहा है, सपोज करो आप क्या कर रहे हो, सपोज करो आप पुशअप्स कर रहे हो, क्लियर? यदि आप पुशअप्स कर रहे हैं, भाई आपको ऑक्सीजन चाहिए बहुत तेजी से, लेकिन ऑक्सीजन उतनी जल्दी से प्रोड्यूस नहीं हो पाई, क्लियर? तो वहां पे भाई सेल्स क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी खाली बैठी रहेंगी, वो रेस्पिरेशन करेंगी। कैसा करेंगे? लैक ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की थोड़ी कमी। ऐसा तो नहीं वहां पे बिल्कुल नहीं रहेगा, थोड़ी कमी रहेगी, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या कर लेंगी, वो रेस्पिरेशन कर लेंगी और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, साथ ही साथ थोड़ी एनर्जी भी रिलीज होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि अनएरोबिक में, और इसमें मसल सेल्स में क्या होती है, थोड़ी सी कम। तो यदि हम कहें कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है, तो बेसिकली ईस्ट में होता है। कहाँ होता है माय डियर स्टूडेंट? ईस्ट में होता है, साथ ही साथ कई बार मसल्स सेल में भी होता है। कहाँ पर? मसल्स सेल में भी हो जाता है जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी में बहुत तेजी से सर्कुलेशन हो रहा होता है। कई बार आपने फील किया होगा, जब आप 1-2 दिन खूब सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, कुछ दिन का यदि गैप हो गया तो बॉडी में बहुत पेन लगता है, ऐसा लगता है यार यहाँ पे क्या हो गया है ना। तो वो जो यूरिक एसिड होता है ना, वो वहां पर थोड़ा सा क्या होता है, जम जाता है कुछ समय के लिए, 2-4 दिन के लिए, उसके बाद फिर दिन वो नॉर्मल हो जाता है ना। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी लैक ऑफ ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन हो जाता है, लेकिन होता जरूर है। तो इसीलिए हम कहते हैं मसल्स सेल में भी क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन हो जाता है। ऑक्सीजन की वहां पर कमी रहती, अब्सेंस भी नहीं रहता और बहुत ज्यादा भी नहीं रहता, इसलिए हम कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो बेसिकली हमने देखा कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन था, क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन था, बढ़िया रेड कलर से देखते हैं फाइनल, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, 6 जो परमाणु थे वो ब्रेक साइटोप्लाज्म में जाकर के कितने में ब्रेक हुए? 3 कार्बन में। अब ये 3 कार्बन, एक कार्बन में कहा हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के, क्लियर? और एनर्जी रिलीज किया लगभग कितनी? 38 ATP की। ओके, नेक्स्ट आते हैं उसके बाद अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन अनएरोबिक में नहीं होगी, जाहिर सी बात है। और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ? कितने यहाँ पे एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज हुई। क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या है, यानी कि जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो आपको याद होना चाहिए CO2 बनता है प्लस H2O बनता है प्लस एनर्जी बनती है। दूसरा क्वेश्चन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एथेनॉल बनता है प्लस CO2 बनती है प्लस एनर्जी बनती है। तीसरा क्वेश्चन, मसल सेल में यदि अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या बनता है, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है। तो ये तीनों से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। एकदम समझ आया कि नहीं बताओ यार, मजा तो आया होगा, है ना। चलिए आगे देखें थोड़ा, चलो आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर देखेंगे कि क्या डिफरेंस है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। पहला है यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर? एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, अभी अभी हमने देखा कि भाई जो ऑक्सी श्वसन है वो यानी एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, जबकि अनऑक्सी श्वसन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। In aerobic respiration, complete oxidation of glucose takes place. Yes, अभी हमने देखा कि पूरे कार्बन के 6 परमाणु पहले 3 में ब्रेक हुए, देन 3 से कितने ब्रेक हुए? 3 से 1 में हो गए, यानी हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन हुआ। यार हुआ कि नहीं? पूरा ब्रेकडाउन हो गया। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, वो पूरे तरीके से ब्रेक नहीं होता। हमने देखा एथेनॉल बना था प्लस CO2 बना था, क्लियर? चलिए
अब देखो एंड प्रोडक्ट या जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा पेपर में पूछता है क्या बनता है एरोबिक में, वो बनता है CO2 प्लस पानी, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है एथिल एल्कोहल बोले या एथेनॉल बनता है प्लस CO2 बनता है। साथ ही मस्कुलर यदि है तो वहां पर क्या लैक्टिक एसिड प्लस CO2 बनता है। दोनों को ही ध्यान में रखना है आपको। और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉट ऑफ एनर्जी इसमें मिलती है हमको, बिल्कुल हमने देखा कितनी मिलती है वो भी देखा, 38 ATP 38 ATP रिलीज होती है, जबकि अनएरोबिक में सिर्फ और सिर्फ 2 ATP रिलीज होता है। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। इट ऑकर इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ये प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि ये जो है ईस्ट वगैरह में एनएरोबिक जो है बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल सेल, यानी बैक्टीरिया में तो पाया जाता है, हम बैक्टीरिया ठीक करेंगे, लेकिन यदि ह्यूमन मसल सेल पूछा तो ये भी गलत नहीं करना है। हाँ, ह्यूमन मसल्स में भी कई बार क्या हो जाता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। क्लियर? चलिए यहाँ पर पूरी केमिकल इक्वेशन बताया है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन हुआ, CO2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ पर जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखना, और यहाँ पर क्या बना, एथिल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस कुछ एनर्जी बनी। तो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पर क्या क्या होता है और यहाँ पर क्या क्या होता है, कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके यदि पहले वाला आप ये इमेज ध्यान में रखते हो तो आपको पूरे डिफरेंसेस क्लियर रहेंगे। केमिकली ब्रेकडाउन है ना, एरोबिक है भाई, एरोबिक, तो एरोबिक में ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, या हिंदी में नाम ध्यान रखोगे ऑक्सीश्वसन, तो उससे भी आप ध्यान रख सकते हो कि भाई ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। क्लियर? चलिए, तो एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जबकि अनएरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब चूंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रहा है, ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन हो रहा है, तो भाई नो डाउट एनर्जी तो इसी में ज्यादा होने वाली है कि नहीं, और इसमें एनर्जी कम रिलीज होने वाली है। और बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछता है तो बाई प्रोडक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो बताओ बच्चों, मजा आया कि नहीं आया? आई होप मजा आया होगा। बढ़िया तरीके से इसी प्रकार आप लोग प्यार बनाए रखिए हम लोगों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।